सोचिए वित्तीय दुनिया, यहाँ एक छोटी सी गलती, मतलब एक फैट फिंगर ट्रेड या बस एक गलत फैसला और बूम, करोड़ों का धुआं। एक बैंक डूब सकता है, किसी की जीवन भर की कमाई खत्म हो सकती है। ये सोचना भी डरावना है। बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि ये जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, हेज फंड है, ये सब खुद को बचाते कैसे हैं? मतलब वो इतने बड़े संकटों का सामना कैसे करते हैं और फिर से खड़े कैसे हो जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं जॉन हल की विश्व प्रसिद्ध किताब रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे ये सब चलता कैसे है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये जोखिम प्रबंधन की बुनियाद क्या है, असल दुनिया में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और 2008 जैसे संकटों से हमने सीखा क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं जोखिम या रिस्क, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ खतरा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वित्तीय दुनिया में जोखिम का मतलब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि अनिश्चितता है। अनसर्टेनिटी। बाजार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। अच्छा। और जॉन हेल कहते हैं कि इस अनिश्चितता को समझने के लिए हमें इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटना होगा। आप इन्हें वित्तीय दुनिया के 4 घुड़सवार समझ सकती हैं। 4 घुड़सवार, ये सुनने में दिलचस्प है। कौन कौन है ये? सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना है मार्केट रिस्क। हाँ, मतलब शेयर की कीमतों का ऊपर नीचे होना। बिल्कुल, किसी भी संपत्ति जैसे शेयर, बॉन्ड, करेंसी, उसकी कीमत का बदलना। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। यानी वो डर कि कोई पैसा लेकर वापस ना आए। एग्जैक्टली। तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, जो सिस्टम की विफलता, किसी की गलती या धोखाधड़ी से होता है। और चौथा? और चौथा, जो अक्सर छिपा रहता है, वो है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब जरूरत के समय पर आपके पास संपत्ति तो है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं। तो इसका मतलब है ये बड़े संस्थान असल में पैसे का नहीं, बल्कि इन 4 जोखिमों का व्यापार और प्रबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो इसे मापते कैसे हैं, खासकर मार्केट रिस्क को? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अनिश्चितता को, खतरे को एक नंबर में बांधा जा सकता है? हाँ। ये तो किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी जैसा लगता है। ये काम कैसे करता है? ये ज्योतिष नहीं बल्कि संभाव्यता का विज्ञान है। हाँ। और इसका सबसे प्रसिद्ध उपकरण है वैल्यू एट रिस्क, जिसे संक्षेप में वार कहते हैं। वार, ये क्या बला है? वार बस एक अकेली संख्या है जो एक सवाल का जवाब देती है। अगले 24 घंटों में 99% विश्वास के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए एक बैंक कहता है कि उसका एक दिन का वार 1 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि 100 में से 99 दिन बैंक को यकीन है कि उसका नुकसान 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 1 मिनट, लेकिन वो जो 1% है उसका क्या? मतलब इतिहास तो यही बताता है ना कि वही 1% वाले दिन वही तो सब कुछ हिला देते। 2008 का संकट तो शायद उन्हीं 1% वाले दिनों की देन था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वार की सबसे बड़ी आलोचना है। वो आपको बताता है कि सामान्य दिनों में क्या होगा, लेकिन तबाही वाले दिन के बारे में चुप रहता है। तो फिर इसका क्या फायदा? इसी कमी को दूर करने के लिए एक और बेहतर उपकरण है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल या ईएस। ये वार से कैसे अलग है? देखिए, वार आपको बताता है कि तूफान आने की कितनी संभावना है, लेकिन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आपको बताता है कि अगर तूफान आ गया तो औसतन कितनी तबाही होगी। अच्छा, मतलब ये उस 1% वाली सबसे खराब स्थिति के बाद की तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। इसीलिए आजकल रेगुलेटर वार से ज्यादा ईएस पर जोर दे रहे हैं। और एक और तरीका जिसका जिक्र है स्ट्रेस टेस्टिंग। ये नाम से ही बहुत गंभीर लग रहा है। और ये है भी। स्ट्रेस टेस्टिंग एक तरह का वित्तीय फायर ड्रिल है। इसमें संस्थान अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और सबसे बुरे हालात बनाते हैं। जैसे वो पूछते हैं, अगर 2008 जैसा संकट कल दोबारा आ जाए तो, अगर रातों रात ब्याज दरें दोगुनी हो जाएं तो, फिर वो देखते हैं कि उनका पोर्टफोलियो उस झटके को झेल पाएगा या नहीं। आपने 2008 का जिक्र किया, वो सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव तो नहीं था, उसका एक बड़ा कारण तो ये था कि लोग अपना लोन नहीं चुका पा रहे थे। हाँ, यानी हम क्रेडिट रिस्क की दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जॉन हल इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला तो साफ है डिफॉल्ट रिस्क, जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाए। ठीक है। दूसरा है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। इसे ऐसे समझिए, बाजार में डर का माहौल है। आपकी कंपनी दिवालिया नहीं हुई,
लेकिन लोग घबरा रहे हैं। तो अब बाजार आपसे उधार देने के लिए ज्यादा ब्याज मांगेगा, एक तरह का डर का प्रीमियम। और तीसरा? तीसरा है माइग्रेशन रिस्क, मतलब आपकी क्रेडिट रेटिंग AAA से घटकर AA हो गई। आप अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अब टॉपर नहीं रहे। इस वजह से आपके बॉन्ड की कीमत गिर जाती है। और 2008 के संकट में ये तीनों हमें एक साथ देखने को मिले थे। हाँ, जब लाखों होम लोन डिफॉल्ट हुए और बड़ी बड़ी कंपनियों की रेटिंग रातों रात गिरा दी गई। और किताब में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या CDS का जिक्र है, जिसे एक बड़ा वित्तीय नवाचार बताया गया है। ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो CDS एक बीमा पॉलिसी जैसा है। बीमा? हाँ, मान लीजिए एक बैंक ने किसी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया। अब बैंक को डर है, तो वो एक तीसरी पार्टी के पास जाकर एक CDS खरीद लेता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो CDS बेचने वाली पार्टी बैंक के नुकसान की भरपाई करेगी। एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में जोखिम को खत्म कर रहा है या सिर्फ एक के हाथ से लेकर दूसरे के हाथ में दे रहा है? हाँ। मतलब हम कचरे को बस कालीन के नीचे तो नहीं छिपा रहे। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। सैद्धांतिक रूप से तो ये अच्छा है, लेकिन 2008 में यही हुआ। जोखिम इतना ज्यादा बांट दिया गया कि किसी को पता ही नहीं था कि असली कचरा किसके पास है। AIG के साथ कुछ ऐसा ही तो हुआ था। बिल्कुल। AIG जैसी कंपनियां जिन्होंने हजारों ऐसे CDS बेचे थे, वो दिवालिया होने की कगार पर आ गईं। और इन सब जटिल मॉडलों और सौदों के बीच एक इंसान की छोटी सी गलती, वो भी तो सब कुछ बिगाड़ सकती है। मतलब हम ऑपरेशनल रिस्क की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये वो खतरा है जो किसी गणितीय मॉडल में फिट नहीं होता। एक ट्रेडर ने गलती से मिलियन की जगह बिलियन टाइप कर दिया और बैंक को सेकंडों में अरबों का नुकसान हो गया। बाप रे! इसे नियंत्रित करने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। और चौथा घुड़सवार था लिक्विडिटी रिस्क। ले कैसे काम करता है? ये सबसे धोखेबाज खतरा है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक 10 करोड़ का आलीशान बंगला है, लेकिन सब्जी खरीदने के लिए जेब में 100 रुपए नहीं है। 2008 में लेमन ब्रदर्स के साथ यही हुआ। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, पर बाजार में इतना डर था कि कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। उन्हें अपने रोज के बिल चुकाने के लिए कैश नहीं मिला और बैंक दिवालिया हो गया। तो जाहिर है 2008 जैसे संकट के बाद सिर्फ संस्थानों के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। रेगुलेटर ने कुछ तो किया होगा। यहाँ पर बेसल समझौतों का जिक्र आता है। हाँ, ये वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की नींव है। बेसल 1 और 2 पहले से थे, लेकिन 2008 ने दिखाया कि वो नाकाफी थे। संकट के बाद आया बेसल 3। और उसने क्या बदला? उसने नियमों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया। अब बैंकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति रखना अनिवार्य है। उधार लेकर निवेश करने की सीमा तय की गई और स्ट्रेस टेस्टिंग को जरूरी बना दिया गया। एक और चीज है जिसे आम लोग अक्सर सट्टेबाजी से जोड़ते हैं, डेरिवेटिव्स। लेकिन किताब कहती है कि संस्थान इन्हें बीमा की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। एक आम निवेशक शायद सट्टेबाजी करे, लेकिन एक बड़ा संस्थान इसका उपयोग जोखिम से बचने यानी हेजिंग के लिए करता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक भारतीय एक्सपोर्ट कंपनी को 6 महीने बाद अमेरिका से $10 लाख मिलने हैं। उसे डर है कि कहीं 6 महीने में डॉलर का भाव गिर ना जाए। तो वो आज ही एक करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 6 महीने बाद के लिए डॉलर का भाव तय कर सकती है। बिल्कुल। इस तरह उसने अपनी जोखिम को खत्म कर दिया। उसने भविष्य की अनिश्चितता को आज की निश्चितता में बदल दिया। तो हमने मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल, लिक्विडिटी, इन सब की अलग-अलग बात की, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। और यही इस किताब का सबसे गहरा सबक है। ये जोखिम अलग-अलग नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। 2008 में यही हुआ था। कुछ लोगों का क्रेडिट रिस्क यानी होम लोन डिफॉल्ट बाजार में डर बनकर मार्केट रिस्क में बदल गया। जब मार्केट गिरा तो बैंकों के पास नकदी की कमी हो गई, जिससे लिक्विडिटी रिस्क पैदा हुआ। और ये सब शायद खराब मॉडलों और लालच यानी ऑपरेशनल रिस्क की वजह से शुरू हुआ था। तो ये सिर्फ एक नया डिपार्टमेंट बनाने जैसा नहीं है, ये पूरी कंपनी की सोच को बदलने जैसा है कि ट्रेडर से लेकर मार्केटिंग वाले तक सब एक ही भाषा में बात करें। बिल्कुल। ये एक सांस्कृतिक बदलाव है। पहले हर कोई अपने जोखिम की चिंता करता था। अब संस्थान एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट या ERM अपनाते हैं। ERM कहता है कि एक छोटा सा क्रेडिट रिस्क सुनामी की तरह पूरी कंपनी में फैल सकता है, ताकि पूरी तस्वीर एक साथ दिखे। हाँ, एक साझा जोखिम भाषा, एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड और संयुक्त तनाव विश्लेषण के माध्यम से। तो अगर हम जॉन हल की किताब का सार निकालें तो मुख्य संदेश ये है कि जोखिम कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल।
जो संस्थान जोखिम को नियंत्रित करना सीख जाता है, जो उसे समझता है, मापता है और संभालता है, वही टिकता है और आगे बढ़ता है। जोखिम से भागना विकल्प नहीं है, उसे प्रबंधित करना ही एकमात्र रास्ता है। और ये सिद्धांत सिर्फ बड़े बैंकों या हेज फंड के लिए नहीं है ना? निश्चित रूप से वित्त, बैंकिंग या व्यक्तिगत संपत्ति प्रबंधन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जोखिम की ये बुनियादी समझ फाउंडेशनल है। ये हमें एक बेहतर निवेशक और ज्यादा जागरूक नागरिक बनाती है। बिल्कुल। ये हमें समझने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और क्यों कभी-कभी ये खतरनाक रूप से पटरी से उतर जाती है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि संस्थान जटिल मॉडल से जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक और एआई विकसित हो रहे हैं, क्या अगला बड़ा वित्तीय संकट बाजार के गिरने या किसी कंपनी के डिफॉल्ट होने से आएगा, या फिर किसी ऐसे एल्गोरिदम में कोड की एक गलत लाइन से जिसे कोई इंसान पूरी तरह समझता ही नहीं?